बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। उर्दू में इसको कह रहे हैं एहतमाल। मैंने भी पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना है एहतमाल, वरना हम प्रोबेबिलिटी ही पढ़ते थे। और अगर आप ये 6-7 से पढ़ के आए हैं, क्योंकि 6-7 में भी अब उन्होंने सिलेबस में ये एक चैप्टर जो है वो इंक्लूड कर दिया हुआ है, तो उसी से ऑनवर्ड जो है ये चल रही है। तो अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, इजी काम है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ये होता है कि किसी काम के होने के चांस कितने हैं। बेसिकली ये काम है, हमने वो चांस कैलकुलेट करने हैं। एक तो हम वैसे अंदाज़ा लगाते हैं ना, भाई इतना मुझे लग रहा है कि हो जाएगा ये काम, लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन उसको साइंटिफिक अंदाज में या मैथमेटिकल की शक्ल में उसको प्रॉपर लेके आना, भाई 80% चांस है, 60% चांस है, ठीक है, उस तरह से लेके आना, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आते हैं ना, उसमें ज़्यादातर 2-3 चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो आते हैं। एक होता है कि सिक्का आप लेते हैं, कॉइन, ठीक है, जैसे 5 रुपये वाला सिक्का है तो उसको उछाला जाता है, तो उसमें हेड आता है या टेल आता है। एक तरफ मस्जिद बनी होती है, एक तरफ कायदे आज़म बने होते हैं, तो एक को हेड कहते हैं, जहाँ पे तस्वीर बनी होती है उसको हेड कहते हैं। तस्वीर के बगैर बगैर वाली जो चीज़ होती है उसको टेल कहते हैं। तो हेड और टेल ऐसे, तो हेड के आने के कितने चांस हैं, टेल के आने के कितने चांस हैं। फिर एक लूडो का दाना फेंका जाता है, तो आपको पता है उसमें 6 मुख्तलिफ बातें लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उनमें से 6 आने के चांस कितने हैं, 2 आने के चांस कितने हैं। इस तरह के सवाल हैं, बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। बस ये है कि थोड़ी सी लॉजिक समझनी है और थोड़ा सा उसका फार्मूला जेन में रखना है, बड़े इजीली सवाल हो जाते हैं। और तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, वो जो हम कहते हैं ना ताश के पत्ते, अगर आपने देखे हो तो 52 पत्ते होते हैं, 52, और उसके मुख्तलिफ जो सूट्स होते हैं एंड सो ऑन। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे मेन चीज़ ये है उसका फार्मूला। ये फार्मूला आपने याद करना है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी समझ नहीं आएगी कि क्या इसमें लिखा हुआ है, इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें, फार्मूला हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आगे उसने बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ना एक्सपेरिमेंट का पता हो। एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी काम जो हम करेंगे वो एक्सपेरिमेंट होगा। एक डाइस को नीचे फेंकना है, यानी लूडो के दाने को नीचे फेंकना है। लूडो का दाना जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइस। उसको जब नीचे फेंकते हैं, तो जब फेंकेंगे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होता है उसको हम आउटकम कहते हैं। जो अभी हम वो बात ऊपर कर रहा था ना, आउटकम। तो आउटकम ये है कि किसी चीज़ का हो जाना, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या बनता है, उसको आउटकम कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट समझ आ रहा है कि कोई भी काम हम करते हैं, पर्चियाँ डाली हुई हैं हमने, तो पर्चियाँ फेंकी और उनमें से एक पर्ची निकाली, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक वो बड़ा सा जो है एक बर्तन है और उसके अंदर मुख्तलिफ रंगों के गेंद रखे हुए हैं, और आंखें बंद करके एक गेंद निकाल लेना, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस तरह की इन चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद आगे वो देखें आउटकम लिखा हुआ उसने। तो आउटकम का यही मतलब है कि रिजल्ट क्या आएगा, कि हमने वो जो एक बाल को निकाला तो वो किस रंग का आएगा, वो एक आउटकम होगा। हमने सिक्का फेंका तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, वो उसका आउटकम है। डाइस फेंकी है तो वो क्या आया उसके ऊपर, जो 3 आ गया, तो 3 जो है आया है वो उसका आउटकम है। तो इसको हम आउटकम कहते हैं। अब ये जो आउटकम है ये फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं। फेवरेबल ये होता है कि जो हम चाह रहे हैं या हमसे जो चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है, उसी आउटकम का एक हिस्सा होता है, ठीक है, इसको फेवरेबल कहते हैं। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये है जो आपने याद रखना है, हर फार्मूले में इसने इस्तेमाल होना है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है उसमें बुनियादी तौर पे सिर्फ 2 चीज़ें, एक कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टोटल क्या है, क्या कुछ हो सकता है, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कॉइन फेंकना है, सिक्का उछालना है हमने, तो सिक्का उछालने के 2 ही काम हो सकते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। यहाँ बाबा कायदे आज़म आ रहे हैं या मस्जिद आ रही है या दूसरी तरफ आ रहा है, तो 2 ही साइडें हो सकती हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये उसका सैंपल स्पेस है। इसी तरह से जब हम डाइस फेंकते हैं तो उसके जो आउटकम्स हैं वो 6 हो सकते हैं। अब उन 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकता कि हम डाइस फेंकें तो उसमें 7 आ जाए, लूडो के दाने में 7 तो नहीं होता, ठीक है, तो वो उसका आउटकम नहीं है। तो 6 जो चीज़ें हैं जो जो हो सकती हैं वो उसका सैंपल स्पेस है।
तो सैंपल स्पेस ये होता है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद इवेंट है, ये दोनों ही बातें। सैंपल स्पेस जो है फार्मूले में नीचे आता है और जो इवेंट है वो फार्मूले में ऊपर आता है, बस ये दो बातें। इवेंट की चीज़ को हमने ऊपर रखना है, ये जो सैंपल स्पेस है उसकी चीज़ को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करना है, आंसर आ जाना करना है। डिवाइड भी नहीं करते, बस ऐसे ही लिख देते होते हैं। तो इवेंट ये होता है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसका रिजल्ट क्या है, या ये समझें कि सवाल में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो इवेंट है। अब मसलन सवाल ऐसा कहता है जी, हाँ अहमद ने एक जो डाइस है वो फेंका नीचे, लूडो का दाना फेंका, तो एक लूडो का दाना फेंकने से 6 आने के कितने चांसेस हैं। अब जो उसने पूछा ना 6 आने के कितने चांसेस हैं, तो वो जो 6 है वो एक इवेंट है, वो एक वाकया है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे होते हैं। तो जो चीज़ सवाल में पूछी जाए वो हमारा इवेंट होता है। तो ऐसे करके ये आ जाएगा। अब देखें ये बड़ा अच्छा ना एक उसने सवाल किया हुआ है, ये सवाल ज़रा समझ लें, बड़ा इजीली आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। तो ये देखें, कहता है अब्दुल रहमान रोल्स अ फेयर डाइस। फेयर होती है अच्छी वाली, यानी उसके कोई कोने शोने खराब नहीं हुए, अच्छा दाना एक लेना है, उसको उसने रोल किया है, फेंका है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3। एक ऐसा नंबर आए जो 3 पे डिवाइड होता हो। 3 के पहाड़े में कौन डिवाइड होता है, 3 और 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। देखें हम लिखेंगे S इज इक्वल टू, ये उसका सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक। अब ये साथ उसके लिखते हैं NS। NS होता है नंबर ऑफ वैल्यूज इन S, यानी सैंपल स्पेस में वैल्यूज कितनी है, रकमें कितनी है। तो रकमें आपके सामने पता चल रहा है कि 6 रकमें हैं, तो NS जो है वो 6 हो जाएगा। इसी के साथ फिर हमने इवेंट बताना होता है। अब इवेंट उसने सवाल में बताया है कि इवेंट क्या है, कि ऐसी चीज़ आए जो 3 पे डिवाइड होती हो, तो वो जाहिर है यहाँ 3 है या 6 है। तो एक इवेंट का जो सेट है वो आप बना सकते हैं, कई जगह बनाएंगे सेट, कई जगह नहीं बनाएंगे। और NA यानी कि इसमें रकमें कितनी है वो 2 है। अब NS का भी पता चल गया, NA का भी पता चल गया, तो बस ये 2 चीज़ें फार्मूले में लगानी है। ये इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, एहतमाल A का, उर्दू वाले इस तरह पढ़ते हैं, A का एहतमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके बराबर होगी, NA ओवर NS। सिंपल काम कि A का जो नंबर है वो ऊपर रखें, वो 2 आया था, NS 6 आया है, 2/6 आंसर है। अगर डिवाइड होता है 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, तो 1/3 देखें आंसर बन जाएगा। तो इतना छोटा सा काम करना होता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल समझ के हमें काफ़ी सारी क्लैरिटी आ जाती है। अच्छा, थोड़ी सी थ्योरी और है, ये भी बड़ी मज़ेदार है, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में आती है। यहाँ उसने ना ये बताया हुआ है कि ये जो इवेंट होते हैं, ये जो काम होता है, उनके चांस कितने हैं, उस लिहाज से ना हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज ये देखें बनाई हुई हैं। अगर किसी चीज़ के 0% चांस होने के, ठीक है, मसलन वो कहे जी रात के टाइम सूरज निकलेगा, उसके कितने चांसेस हैं, तो रात को सूरज तो नहीं निकलता, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर उसके चांस क्या होंगे, 0। तो फिर ऐसी चीज़ जो हो ही नहीं सकती उसके चांसेस 0 होते हैं, तो वो 0 लिखेंगे, तो उसका नाम है, उस इवेंट का नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। तो अब यहाँ से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की, कि एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल नहीं है, वो उसने यहाँ लिखा हुआ है। उससे आगे जाए ना, मिडल पे आ जाए, पहले मिडल में 50% है, एक ऐसी चीज़ जिसके होने के 50-50 चांसेस है। जैसे ये कॉइन की बात करते हैं, तो कॉइन में जो कि 2 ही चीज़ें हैं ना, या हेड है या टेल है, तो दोनों के आधे आधे चांस होंगे, 50% चांसेस। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। एक ऐसा इवेंट जो इक्वली बराबर है लाइकली होने के चांस, ठीक है, इक्वल चांसेस हैं होने के, तो इसका नाम इवेंट का क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। अब उसके बाद एंड वाले को देख ले, एंड वाला ऐसा जो होना ही होना है, 100% चांसेस हो किसी चीज़ के होने के। भाई आज सुबह सूरज निकलेगा, तो डेफिनेटली निकलेगा, 100% चांसेस हैं, तो उसका नाम हम कहते हैं सर्टन इवेंट, खास इवेंट जो होना ही होना है, सर्टन, ठीक है, लाजमी है, यकीनन है कि होना है, तो ये उसका नाम है। तो ये इवेंट्स के नाम हमें याद करने हैं। 0% वाले का नाम क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट, मिडल वाले का नाम है इक्वली लाइकली इवेंट, और जो 100% वाले का चांस है वो सर्टन इवेंट है। अब देखिए एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो 75% के राउंड अबाउट जो है वो चांस हो, 75%। अब 50 से आगे चला गया ना और 100 के पीछे आया, तो काफ़ी ज़्यादा चांस हुए उस चीज़ के होने के, तो इसका नाम फिर होता है लाइकली इवेंट, कि काफ़ी चांसेस हैं कि ये होगा।
और जो 25% वाला है इसका मतलब है अनलाइकली इवेंट, यानी कि कम चांस है, ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका नाम, तो ये पांचों नाम हमें याद रखने हैं कि किसका क्या मतलब है, साथ उसने ये डेफिनेशन दी हुई है, इनको हमें याद करना है। अच्छा, साथ ना उसने छोटी छोटी और बातें भी बताई हुई हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है ना, अगर आप ये जैसे हमने ये आंसर निकाला था 1/3, तो इसको अगर आप प्रॉपर कैलकुलेटर पे डिवाइड करें ना तो इसका आंसर आना था 0.33। तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है उसकी एक लिमिट है, उसने 0 और 1 के दरमियान में रहना होता है, या 0 आएगा या 1 आएगा या उनके दरमियान वाली जो रेंज है वो आती है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। मसलन ये नहीं हो सकता कि किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में देखें हमेशा ऊपर रकम छोटी होनी है, नीचे बड़ी होनी है, तो इसलिए आंसर 1 से छोटा आना है। 1 आंसर कब आता है? जब ऊपर भी वही हो, नीचे भी वही हो, सेम सेम रकम हो। तो जब ऊपर रकम छोटी हो तो फिर आंसर डेफिनेटली छोटा ही आना होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एक तो ये उसने पॉइंट बताया। अच्छा, आगे ना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसने टेबल बनाया हुआ, एग्जाम्पल पूरी मैं नहीं करा रहा, खुद पढ़ लीजिएगा आप लोग, जब आपने एक्सरसाइज की होगी एग्जाम्पलें आप कर लेते हैं। ये जो टेबल है ना, ये बेसिकली ये भी सवालों के अंदर है, ये बना हुआ है इसलिए कि अगर आप 2 डाइस इकट्ठे फेंकें, 2 लूडो के दाने इकट्ठे फेंकें तो उसके जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या हो सकता है। उसके देखें वो इस तरह से होता है कि पहला जो लूडो का दाना है उस पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आ जाए। मतलब इसको बनाने का तरीका क्या है कि आपने पहले वाले का 1 फिक्स कर लेना है और अगले का चेंज करते जाना है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 और 6 तक जाना है, क्योंकि सारे 6 तक हो सकते हैं। तो ये देखें 1 से लेके वो 6 तक गया। फिर पहले वाले का 2 फिक्स कर लें और अगले को चेंज करते जाएं, 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 एंड 6 1 और एंड कहाँ पे ख़त्म होगा? 6 6 पे जाके। तो ये 36 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, वो आगे एक आध सवाल के अंदर है, तो मैंने कहा ये भी आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अच्छा, एक ये हमारी बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है कभी हम सवाल आंसर निकालते हैं ना, जैसे पीछे निकाला आंसर, तो उस इवेंट का उल्ट का भी प्रोबेबिलिटी कहता है। मिसाल के तौर पर सवाल ऐसे आ सकता है कि जी अली ने एक डाइस फेंकी, एक लूडो का दाना फेंका और उसमें से 6 के आने के चांसेस कैलकुलेट करें। वो हमने कर लिए। अब उसके बाद साथ ये कहता है कि 6 के ना आने के चांसेस कैलकुलेट करें। ठीक है, नॉट अपोजिट, यानी एक इवेंट बता दिया और फिर इसके अपोजिट भी पूछ लिया कि भाई इसके चांसेस कितने हैं। तो उसका बड़ा एक अच्छा फार्मूला है, ये देखें, PA' इज इक्वल टू 1 माइनस PA, यानी ए कोई इवेंट होगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली होगी, तो उसको आपने 1 में से जब माइनस कराना है तो उसके अपोजिट का पता चल जाएगा। तो ये जो ए के ऊपर डैश है ना, बेसिकली उसका अपोजिट है, उल्ट है। ए क्या हुआ कि 6 के आने के चांसेस मालूम करें। ठीक है, 6 आना, और ए डैश क्या होगा? 6 का ना आना। तो इस तरह से करके ये वाला जो फार्मूला है बहुत हमारे फ़ायदे में आता है और हम सवालों को हल करने में इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया एक, ये बड़ी एक अच्छी मालूमात है कि जो किसी चीज़ के होने के और ना होने के चांस जो हैं, अगर दोनों को हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है तो दोनों को अगर आप आंसर्स को प्लस करेंगे तो वो आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। 6 के आने के चांस अगर 0.1 है तो 6 के ना आने के चांस 0.9 होंगे, दोनों मिला के 1 हो जाएगा। चलें जी, आगे मेरे ख्याल में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, चलें एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं अपनी 13.1 और इसको समझते हैं किस तरह से इनको करना है। लो जी, ये एक्सरसाइज आ गई आपके सामने 13.1। देखें मैंने ऊपर लिख भी दिया इख्तिमाल, क्योंकि मुझे भी याद रहे कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में असल में ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर समझ आती है, लेकिन चलें बहरहाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? कहता है अरशद रोल्स अ डाइस। ये डाइस का वर्ड जब भी आएगा मतलब क्या होगा? लूडो का दाना वो हमने फेंकना है, रोल करना है, लुढ़कना है उसको। ठीक है, विद साइड्स लेबल। अब मसला ये है कि यहाँ लूडो के दाने के इर्द गिर्द 1 2 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसने अपना स्पेशल दाना बनवाया होगा, तो उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है? LMNOPU,
सारे 6 चीज़ें होनी है, तो 6 ABC के लिखे हुए हरूफ। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखें मज़े की बात यह है कि जो पहली इंफॉर्मेशन होती है ना, यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन आई है ये सैम्पल स्पेस होता है, और उसके बाद जब पूछता है ना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे इवेंट होता है। बस ये 2 चीज़ें ही हमें ध्यान में रखनी है कि सैम्पल स्पेस क्या है और इवेंट क्या है, वहीं से आंसर बनना होता है। तो बस ये थोड़ा सा आइडिया रखें तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल हो जाता है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट, कि जो सामने हमारे नज़र आए चीज़ वो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं, जो वावल्स के अलावा होते हैं। वावल्स आपने पढ़े होंगे, याद होगा, A, E, I, O, U, ये 5 हरूफ होते हैं। तो उनके अलावा जो चीज़ें हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इंग्लिश के हरूफ हैं 26, तो उनमें से 5 ये वावल्स निकाल दें तो टोटल पीछे कितने रह जाते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। बहरहाल ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आप देखिए इसको सवाल को हल करते हुए क्या स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले देखें आप सेट बना सकते हैं, क्योंकि सैम्पल स्पेस S जो है उसका सेट कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। L आ सकता है, M आ सकता है, जब आपने डाइस को रोल करना है तो कोई भी चीज़ आ सकती है ना। तो जो जो चीज़ें आ सकती हैं वो सब लिख लेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें सैम्पल स्पेस है वो हम लिख लेंगे, और साथ ही उसका NS बना लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। तो NS लिखेंगे, वो सारे 6 वैल्यूज़ हैं, 6 लिख देंगे। देखें बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। उसके बाद हमने इवेंट की तरफ चल पड़ना है। अब इवेंट वही है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है कि कॉन्सोनेंट आए, तो इवेंट A, अक्सर हम A लिख देते हैं, E लिख लेते हैं। इवेंट का नाम जो मर्जी रख लें, ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं हम उसको। कई आगे सवाल हैं जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स के मुख्तलिफ नाम मैंने रखे हैं, तो वो हम देख लेंगे आगे। तो A इवेंट है, उसका ज़ाहिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसका भी हम सेट यहाँ बना सकते हैं। तो L, M, N और P, क्योंकि इसमें जो वावल्स हैं वो O है और U है, इनको निकाल देंगे क्योंकि इनका तो आने का पूछा ही नहीं ना उसने। तो इवेंट A हमारा ये है। अब इसके साथ हमारा NA आ जाना चाहिए, 4 रकमें हैं, 4 लिख ली। अब NS भी आ गया, NA भी आ गया, तो अब उसके बाद आपके पास फार्मूला होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू NA ओवर NS। बस 2-4 दफ़ा इसको लिखेंगे फार्मूले को, ये आपको याद हो जाना है। तो बस अब आपने वैल्यूज़ लगानी है। ऊपर NA है वो 4 था, 4 लिख लें। NS हमारा 6 था, उसकी जगह 6 लिख दें। तो ये सारे अभी डिवाइड होता है 2 के टेबल में, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब चीज़ ये होती है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर देते हैं ना वो अशारिये में नहीं देते, पॉइंट में नहीं देता है, तो उसको ओवर में ही रहने देते हैं। ये ज़्यादा खूबसूरती आती है, या जो पुराना रूटीन हमारी चलती आ रही है यही है कि पॉइंटों में हम आंसर नहीं देते। कहीं सवाल में वो खुद दे दे तो अलहदा बात है, लेकिन नॉर्मली हमारा आंसर बटों में ही होता है। तो बस ये ओवर में फ्रैक्शन में आंसर दे दे, ओके है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ क्या है जी, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। फेयर डाइस हैं, अच्छी वाली डाइस हैं, लेकिन 2 है, पेयर है उनका, जोड़ा है। तो 2 को हम फेंक रहे हैं, और उसका सैम्पल स्पेस बनाने का मैंने पीछे तरीका बताया भी था, मैंने खुद भी ये आपके सामने बनाया हुआ है। बहरहाल तो ये सैम्पल स्पेस हमें पता चल जाएगा क्या करना है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, अब ये आगे से क्वेश्चन है, यानी यहाँ जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इवेंट बनेगा। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नंबर 1 क्या है जी, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4, कि जो दोनों डॉट आएंगे, दोनों वो क्या उसको कहते हैं, डाइसों के ऊपर जो जो नंबर्स आएंगे उनको प्लस करें तो वो कम से कम 4 हो, कम से कम 4, 4 से जो कम है वो नहीं, 4 से ऊपर वाले, और 4 भी ज़ाहिर है उसके अंदर। अब देखें सबसे पहले तो ज़ाहिर है सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो हमें समझ आएगी ना। तो सैम्पल स्पेस जैसे मैंने आपको तरीका बताया एग्जांपल में, वैसे आपने खुद लिख के बनाना है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, देखें पहले बड़ी ब्रैकेट लगा लें मिडल वाली, और फिर छोटी ब्रैकेटों के अंदर पेयर्स बनाते हैं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, वो देखिए सारा वैसे 6 तक जाएंगे। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 6 तक जाएगा, 3 6 तक जाएगा, ऐसे करते करते 6 पे जाके ख़त्म होना है। और ये गिने 6 6 6, ये 36 बनते हैं। या सिंपल समझ लें, एक डाइस पे भी 6 है ना, दूसरे डाइस पे भी 6 नंबर्स हैं, तो 6 को 6 से ज़रब दें कितना आएगा, 36 आ जाता है। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पता चल जाएगा कि वो 36 है। अब इवेंट हमारा ये है A, इधर नाम हमने ये रख दिया कि सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। अब इसको समझ के करना है, कम से कम 4 हो। अब ज़रा दोबारा इसको गौर से देखें कि इसमें कौन है जो 4 और 4 से ज़्यादा। अब देखें 1 और 1 प्लस करें तो 2 आता है, ये नहीं है हमारा। 1 और 2 ऐड करेंगे तो 3 आता है, ये भी हमें छोड़ना है। 1 और 3 4 हो जाता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, ये आना चाहिए। ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है, ये सारे हम लेंगे।
ठीक है। 2 1 ये भी नहीं आएगा, 2 2 आएगा क्योंकि 4 हो जाता है। तो मतलब ये कि सिर्फ ये वाला और ये वाला, इनको छोड़ के बाकी सारे ही आने हैं, क्योंकि बाकी सारे देखें यहाँ उनका सम 4 आता है या 4 से ज़्यादा आता है। अब 3 निकाल दें तो पीछे कितने बचेंगे, 36 में से 3 निकाल दें तो 33। तो ये हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए जो सैंपल है उसके जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो 33 हैं, क्योंकि बजाय ये दोबारा सारे लिखने के इवेंट के अंदर मुश्किल हो जाता है। तो यहीं से हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि एन ए जो है वो 33 है। तो बस फार्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ए ओवर एन एस, और एन ए 33 है, वो 36 है। 3 के टेबल में दोनों डिवाइड होते हैं, 11 ओवर 12। तो ये देखें आंसर देखें कितना छोटा सा होता है। तो सिंपल सा काम है। नंबर 2, यहाँ पे क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 एंड 10, कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को ज़रब दें तो आंसर 5 और 10 के दरमियान में आए। अब यहाँ बुक वाले ने एक गलती की हुई है, जो उसने कहा है ना बिटवीन आप भी ज़ाहिर इंग्लिश आपको आती है कि बिटवीन होता है चीज़ों के दरमियान। अब 5 और 10 के दरमियान क्या आता है, 6 7 8 और 9, वो होने चाहिए थे। लेकिन जो पीछे उसने आंसर दिया है वो आंसर इस हिसाब से दिया है कि 5 और 10 को भी उसने शामिल किया है। ठीक है, ये देखें मैंने साथ लिखा भी था कि बी इवेंट हमारा ये होना चाहिए कि वो 6 7 8 9 आए, लेकिन चूंकि उसने उस तरह से नहीं किया तो यहाँ बिटवीन नहीं था आना चाहिए, उसको कहना चाहिए था कि 5 और 10 भी इन्वॉल्व करना है आपने। आगे भी एक सवाल में उसने ऐसे ही ब्लंडर मारा हुआ है, लेकिन चले हम फिर बुक के हिसाब से हमें चलना है। तो ये समझें कि हमने इन दोनों को भी शामिल करना है। ठीक है, तो यहाँ बिटवीन की जगह कुछ और वर्ड भी यूज़ करें कि इन दोनों को भी शामिल करें। तो बहरहाल अब वो कौन से होंगे, वो दोबारा आपको यहाँ गौर करना है कि 5 से लेके 10 तक का प्रोडक्ट आए। तो देखें एक बार एक होता है, 1 2 बार 2 है, 1 3 बार 3 है, 1 4 बार 4 है, ये चारों नहीं आएंगे। लेकिन ये आएगा 5 1 बार 5, क्योंकि 5 को शामिल करना है ना, अभी हमने समझा उसको। 6 1 बार 6 ये भी शामिल होगा, तो ये चारों निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 1 बार 2 2 2 बार 4 2 3 बार 6, ये 6 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करते करते वो सारे लिखने हैं। अब मैंने पहले इनके हिसाब से बनाए थे, देखना 6 1 बार 6 2 3 बार 6 2 4 बार 8 3 2 बार 6, वो सारे यही बनते हैं। 3 3 बार 9, ऐसे उस पर से निकाल के लिखने हैं। लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा भी लेने थे, 5 और 10 को भी इन्वॉल्व करना था, तो फिर मैंने ये भी लिख दिया साथ। ये 5 1 बार 5 2 5 बार 10। ठीक है, तो ये 4 ये बनते हैं, और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11 बनते हैं। ठीक है, अगर हम उस हिसाब से चले तो 7 बनते हैं, लेकिन 11 आपने अब ये लेना है, क्योंकि बुक के हिसाब से हमने आंसर सही रखना है ना। तो इसको छोड़ दें, आप ये लिखें कि हमारा बी जो इवेंट था उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 11 हैं। और मज़े की बात यह है कि सैम्पल स्पेस वही है। अच्छा सवाल यही होता है कि सवाल में जितने मर्जी पार्ट हो, सैम्पल स्पेस तो वही है 36 वैल्यूज़, तो एन एस हमारा वही है 36। तो फार्मूला अब लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, क्योंकि अब यहाँ ए नहीं है, अब बी है, तो ए की जगह बी लगा दें। तो एन एफ बी जो है वो 11 है, एन एस जो है वो पहले से पता है 36 है, तो 11 ओवर 36। ये डिवाइड नहीं होता, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब पीछे आंसर ये है, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए था 7 ओवर 36, क्योंकि इन बिटवीन जो है वो ज़ाहिर है उस तरह से होता है। लेकिन चले ऐसे ही चलेंगे हम आगे चले। थर्ड वाला पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन द डॉट्स इज इक्वल टू 4। अब दोनों डॉट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो 4 का होना चाहिए। अब वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। पहले तो हम इवेंट को अब सी कह लेंगे, ए भी हो गया बी भी हो गया, अब सी कह लेना चाहिए, तो सी कहेंगे। और फ़र्क क्या है जी, 4 का फ़र्क हो। अब देखें 1 और 1 में तो 0 का फ़र्क है, 1 और 2 में 1 का फ़र्क है, 3 में से 1 निकाल लें 2 आता है, 4 में से 1 निकाल लें तो 3 आता है, तो 5 में से 1 निकालें तो 4 आएगा। तो इस वाले नंबर को हम उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ देखें तो किन दो के दरमियान 4 का गैप है, वो ये वाला। अब आगे इस किसी में 4 का गैप नहीं आएगा, इस किसी में भी नहीं आएगा, वो आप करके देखें। वो देखना 6 में से 4 निकालें 2 5, किसी में भी नहीं आता। यहाँ आएंगे तो फिर दोबारा आप इस वाले पे 5 और 1 करेंगे माइनस तो 4 आएगा, और 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आएगा। तो सिर्फ 4 रकमें बनती हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो ये देखें आगे मैंने लिखा होगा, ये देखें इवेंट सी कह लिया, देखिए 1 5 2 6 5 1 एंड 6 2, ये 4 एलिमेंट्स हमारे बनते हैं। तो एन सी हमारा 4 हो जाएगा, एन एस पहले से पता है। देखें फिर फार्मूला लगाएंगे, एन सी की जगह पे 4 लगा लिया, नीचे वही 36 आना है, जो अच्छी बात है। तो इसको कटवाएं, 4 1 जार 4 4 9 जार 36, तो 1 ओवर 9 आंसर बन जाना है। आगे 4 वाले पार्ट में कह रहा है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस
यानी जो पहले वाली डाइस है उस पर क्या हो, एटलीस्ट 5 हो, कम अज़ कम 5 होना चाहिए। अब कम अज़ कम का मतलब होता है लोअर लिमिट, 5 हो, 5 से ज़्यादा हो सकता है, कम अज़ कम 5, 5 से नीचे नहीं जाना, ठीक है, एटलीस्ट, कम अज़ कम, ये याद रखना। तो 5 और 5 के अलावा 6, तो पहला जो डिजिट है हमारा 5 होगा या 6 होगा, पहली बात तो ये। एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइस, और जो दूसरे वाला है उस पर कम अज़ कम 4 हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो देखें, पहले पे 5, अगले के साथ 4, पहले पे 5, अगले के साथ 5, पहले के पास 5, अगले के पास 6, क्योंकि देखें ना सेकंड नंबर 4 और 4 से बढ़ा, 4 5 6, और पहले वाला 5, क्योंकि उसने कहा था पहले वाला या 5 हो या 6 हो, तो 5 के साथ 4 5 6, फिर 6 के साथ 4 5 6, ऐसे करके वो बन गया। तो इनको फिर गिन लेंगे तो हमारे ये 6 नंबर्स बनते हैं। फार्मूला वही कि ये ऊपर आना है, नीचे वही सैम्पल स्पेस की नंबर आनी है 36, तो कट के 6 एक बार 6, 6 बार 36, 1/6 आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 में, वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो हरूफ लिखे हुए हैं, कहते हैं इन हरूफ में से एक हरफ, एक अल्फ़ाबेट आपने एट रैंडम निकाल लेना है। रैंडम होता है आंखें बंद करके कहीं से भी निकाल लिया, ठीक है, एट रैंडम एक नंबर निकालना है। तो ये हमारा मेन चीज़ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो लफ्ज़ है इसके अंदर जो हरूफ हैं यही हमारा सैम्पल स्पेस है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। अब यहाँ सेट नहीं बनाएंगे हम, डायरेक्टली हम नंबर लिख लेंगे क्योंकि सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको गिन लेते हैं। और वैसे भी सेट बनना नहीं है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर आपको याद हो जो सेट की थ्योरी होती है उसमें सेट के अंदर जो चीज़ें लिखते हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे तो ये देखें ए 2 दफ़ा आ रहा है तो वो सेट नहीं बनता ना, डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ए इवेंट क्या है जी, उसने बताया हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग, कि क्या आंसर आना चाहिए, वावल आना चाहिए। तो वावल इवेंट है हमारा, तो इवेंट ए वावल आए। अब वावल इनमें कितने हैं, ए है, ई है, फिर ए आया, फिर आई आया, तो ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं वावल्स की। तो एन ए क्या होगा 4, साथ ही हमें एन एस भी लिख लेना है। एन एस चाहे पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो एन एस 11 है, क्योंकि ये देखें इनको गिने ये 11 बनते हैं, तो 11 हो जाएंगे। तो बस प्रॉबिलिटी का फार्मूला लगा दें, एन ए ऊपर एन एस नीचे, 4/11। और दूसरे पार्ट में कहता है कि नहीं वावल ना हो, कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट अभी हमने पढ़ा वावल के अलावा चीज़ें, तो उसको इवेंट बी कह दें। अब उसमें 7 रकमें होनी है, ज़ुबानी नज़र आ रहा है क्योंकि देखें टोटल रकमें 11 है, टोटल चीज़ें 11 हैं, जो वावल्स हैं वो 4 हैं, तो फिर उसके अलावा कॉन्सोनेंट भी होता है ना, तो 11 में से 4 निकालें तो 7 ही आता है। तो गिन भी लें, गिन के भी हो जाएगा। तो एन बी जो है वो 7 है, एन एस वही 11 है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 7/11। अब इस तरह से सारे पार्ट्स इसके इजीली होते जाएंगे। अगला इवेंट कहता है कि भाई जो आए चीज़ वो ई है, जो हम आंखें बंद करके रैंडमली निकाल रहे हैं वो ई निकल आए। अब ई उसके अंदर कितने थे, एक ही है, मैथमेटिक्स उसमें एक दफ़ा ई आता है, ठीक है। तो इवेंट सी है जो कि ई आना चाहिए, तो एन सी जो है वो एक है, 1 नंबर आएगा। और उसी तरह उसकी जो प्रॉबिलिटी जब लिखेंगे तो 1/11 चेंज नहीं होना, ये बड़ी अच्छी बात याद रख लें, क्योंकि सैम्पल स्पेस नीचे वही है एन एस नीचे से चेंज नहीं हो रहा, हर दफ़ा 11 आता जाएगा। इसी तरह अब अगला इवेंट कहता है कि भाई जब चूज़ करें तो उसमें से ए निकल आए। अब ए 2 है उसके अंदर, मैथमेटिक्स में 2 एज हैं, वो आप दोबारा देख लें उसको। तो एन डी, अब नया इवेंट कह देते हैं डी, सी के बाद डी पे आ जाते हैं। तो डी इवेंट क्या है जी, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एन एस हमारा 11 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो आनी है वो 2/11 हो जाएगी। इसी तरह कहता है अगले में कि नॉट एम, अब नॉट की तरफ चला गया कि एम ना आए। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप, उसने कहा है ना एम ना आए, तो एम के अलावा जो चीज़ें हैं वो गिन लें, सीधी सीधी गिन लें, जितनी आई हैं उसके ओवर में वो एन एस को लगाएं और प्रॉबिलिटी निकाल लें। और दूसरा तरीका है वो नॉट वाला, कि जी आप पहले एम आने की प्रॉबिलिटी मालूम कर लें, फिर उसको 1 में से माइनस करें तो फिर भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आ सकता है। यहाँ मैंने वही यूज़ किया है कि जिसमें पहले m निकाल लेंगे और फिर उसमें 1 में से माइनस करा लेंगे। तो देखें ये फार्मूला वही कि प्रॉबिलिटी ऑफ m डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ m। अब m के आने के चांस हम ज़ुबानी लिख सकते हैं, वो आप देखें m कितने हैं आए हुए, तो m देखें 2 आए हुए हैं, 1 और 2,
एम 2 आए हुए हैं ना, तो टोटल 11 है, तो 2/11। अब हम जुबानी भी बता सकते हैं प्रॉबिलिटी। तो ये देखें, हम लिखेंगे कि प्रॉबिलिटी ऑफ एम जो है वो 2/11 है, लेकिन चूंकि हमें एम डैश चाहिए तो 1 में से इसको माइनस कराएंगे, 1 - 2/11। अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है, आप लिखें 1 - 2/11, तो डायरेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा। वरना टोटका ये होता है कि ये जो नीचे 11 है ना, इसको इधर ले आएँ, 11 1 ज़ार 11, और 11 में से 2 माइनस करें तो 9/11 ऐसे भी बन जाता है। तो बहरहाल ये नाट वाला भी बन जाएगा। आगे भी एक और है नाट वाला कि टी ना आए, तो यहाँ पे भी मैंने वही फार्मूला लगाया, पी टी डैश इज इक्वल टू 1 - PT। अब PT पहले मालूम कर लें कि टी के आने के चांस कितने हैं। तो टी भी 2 दफ़ा आया हुआ है, तो 2/11, तो ये भी 2/11, उसको भी 1 में से माइनस करेंगे, ये भी वही आंसर आएगा 9/11। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। 4 में चले। 4 कहता है जी, असलम रोल्ड अ डाइस, असलम ने एक डाइस फेंकी। तो जब एक डाइस फेंकी है तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वही होगा 1 2 3 4 5 6, यानी NS कितना होगा 6। तो पहला पार्ट तो हमारा डायरेक्ट हो जाता है। देखें, S लिखेंगे और साथ उसका NS लिख लेंगे। अब आगे करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, कि प्रॉबिलिटी किसकी निकालें कि या 3 आ जाए या 4 आ जाए। तो 2 चीज़ें आ गई ना, तो इवेंट ए हमारा क्या है कि 3 और 4 कम्स हो के वो आए, तो उसमें 2 रकमें हैं, तो NA हमारा 2 हो जाएगा, NS 6 है, तो देखें दोनों को लिखें, 2/6 आंसर बन जाना है। फार्मूला हम आगे लगाएंगे, ये देखें फार्मूला लिखा, NA की जगह पे 2, NS की जगह पे 6। फार्मूला देखें हर दफ़ा वही लिख रहे हैं हम, तो रेपिटिशन है, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये आंसर आ गया। और साथ ही उसने पूछा हुआ है कि ये जो 3 और 4 के आने का चांस निकाला आपने, तो इसका उल्ट बताएं कि 3 और 4 के ना आने के चांसेस कितने हैं। तो फिर वही फार्मूला डैश वाला, तो प्रॉबिलिटी ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1 - प्रॉबिलिटी ऑफ A, 1 - ये जो आपने 1/3 फाइंड किया है वो आप उसकी जगह लिख दें, माइनस कराएं, वही टोटका 3 1 ज़ार 3, 3 में से 1 निकालें 2, 2/3। वरना कैलकुलेटर है आपके पास, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ तक आपने चीज़ें समझ ली, आगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड्स फ्राम 1 to 30। अब्दुल हादी ने कुछ पर्चियाँ बनाई हैं और उन 30 पर्चियाँ बनाई हैं और सब के ऊपर 1 2 3 4 5 30 तक उसने लिख लिया है। तो ज़ाहिर है यही हमारा NS होगा। NS कितना होगा 30, क्योंकि 30 पर्चियाँ, उनमें से ही कुछ निकालना होगा। तो कहता है ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, वही आंखें बंद करके उनको घुमा घुमू के एक पर्ची उनमें से निकाल लेनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड कंटेनिंग, यानी कि वो जो कार्ड निकालेंगे उस पर क्या आए वो पूछ रहा है। तो पहला इवेंट ये है कि नंबर 25 आए। अब गौर आपने ये करना है कि वो जो 25 है वो कितनी पर्चियों पे लिखा होगा, एक ही पर्ची पे होना है, क्योंकि हर पर्ची पे एक एक चीज़ लिखी हुई ना, 1 2 3 4 5, तो फिर पर्ची कितनी है एक, तो NA हमारा क्या होगा 1। तो ये देखें NS तो हमारा वही है 30, क्योंकि ज़ाहिर 30 पर्चियाँ हैं तो NS 30 होना है, लेकिन इवेंट A जो है जो कि 25 नंबर आना है, तो 25 नंबर एक ही दफ़ा आना है, तो NA 1 है, तो बस प्रॉबिलिटी 1 ओवर ये 1 ओवर में 30, NA ओवर NS, ठीक है ना। अब इसी तरह से B वाले में यहाँ पे वो दूसरा जो मैंने कहा था ना गड़बड़ उसने की हुई है कि क्या कह रहा है, नंबर बिटवीन 17 to 22। अब यहाँ फिर बिटवीन कह के तो 17 और 22 को भी उसने शामिल किया है, तो 17 18 19 20 21 22 ये 6 वैल्यूज़ बनती हैं अगर 17 और 22 को भी शामिल करें जो कि बुक ने किया हुआ है। तो कर लेते हैं उसको, तो NB भी हमारा 6 आ जाता है, NS हमारा वही 30 है, NB ओवर NS करें 6/30 करें 1/5, आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो अगला है वो कहता है जी नंबर कम क्या है, एटलीस्ट 20, कम अज़ कम 20, एटलीस्ट का याद रख लें, कम अज़ कम 20 का मतलब 20 लोअर लिमिट, 20 और 20 से ऊपर, तो 20 21 22 ऐसे गिनते जाएं तो वो 11 नंबर आपके पास आएंगे। तो NC हमारा 11 हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ C वही 11/30, क्योंकि ओवर में तो वही रहना है NS, वो 30 रह जाएगा। इसी तरह 4 वाला है कि अब नंबर आए क्या आए जी, नंबर नॉट 27 एंड 29, 27 और 29 ना आए। तो ये फिर वही बात है कि या तो पहले 27 29 की प्रोबेबिलिटी निकाल ले, उसको 1 में से माइनस कर ले, या डायरेक्ट इनको छोड़ के बाकियों का निकाल ले। अब यहाँ मैंने दूसरा काम किया है क्योंकि पीछे मैंने डैश वाला प्रोसीजर आपको बता दिया। अब यहाँ इसी का उल्ट चलेंगे, भाई ये दोनों ना आए तो 27 और 29 दो चीज़ें हैं ना, तो ये दो नहीं आएंगे तो पीछे बाकी कितनी रह जाएंगी 28, क्योंकि टोटल 30 है, तो 30 में से 2 ये निकाल दें
तो बाकी 28 रह जाएंगी। तो हमारा जो डी है या डी डैश कह लें जो भी है वो 28 रकमें हैं। तो ज़ाहिर है 28/30 बनेगा, इसको 2 पे डिवाइड होती हैं 14/15 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ई एक और उसने इवेंट पूछा हुआ है, नंबर नॉट बिटवीन 12 एंड 15। अगेन जहाँ पे बिटवीन कहता है वहाँ उसने स्यापा डाला हुआ है। तो बहरहाल 12 और 15 के अलावा तो 12, 13, 14, 15 4 रकमें हैं। तो 30 में से 4 निकाल दें 26। तो हमारा जो है वैल्यू है वो 26 होनी चाहिए। 26/30 2 पे डिवाइड करें 13/15 हो जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा सा सवाल है। द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। अब ये वो सवाल है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसने खुद पॉइंट में दी हुई है। पिछले सारे सवालों में प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी उसने खुद से दे दी है। ज़ाहिर है कुछ और करवाना होगा हमसे उसने। तो कह रहा है आयशा के पास होने के जो चांस हैं वो कितने हैं, 0.85। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांस है, 85% कह लें। अच्छा, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। विल नॉट आ गया तो मतलब उसी का उल्टा आ गया। तो अगर आयशा के पास होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं उसको, तो फिर अब उसने क्या पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो वही फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि जो ए इवेंट है वो आयशा का पास होने का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने दी हुई है 0.85। ए डैश हमें फाइंड करनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, फार्मूला लगाएंगे, इसकी जगह उसकी वैल्यू लगाएं, कैलकुलेटर में माइनस करा दें 0.15 कि जी 15% चांस है उसके कि वो फेल हो जाए। ठीक है, तो बस इतना सा काम है, 4 स्टेप्स बनने हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन अगेन मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। नंबर 7 में कह रहा है जी ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। यानी अब यहाँ दोनों को उसने मिक्स किया है, एक कॉइन फेंका है और एक डाइस फेंकी है, दोनों चीज़ों को इकट्ठा फेंका है। लेट्स सपोज अब कॉइन फेंकते हैं तो कॉइन में यहाँ हेड आना है, यहाँ टेल आना है, और जब डाइस फेंक रहे हैं तो उसमें 1 से लेके 6 तक रकमें आनी है। तो दोनों का कम्बिनेशन बनाएंगे और बड़े इजीली बनेगा। 12 वैल्यूज़ आनी है। देखें, पहले आप हेड को फिक्स कर लेना। तो हेड के साथ पहले 1 लगाएं, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि ये डाइस की वैल्यूज़ है ना, लूडो के दाने की। यहाँ 1 आ सकता है या 2। इसी तरह टेल के साथ भी 1, 2, 3, 4 करके 6 तक ले जाए। तो ये 12 वैल्यूज़, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। NS हमारा 12 आ जाएगा। अब इवेंट क्या पूछा हुआ है, ये पहला इवेंट कि टेल ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल हो, यानी ये टेल वाले, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। एंड एटलीस्ट 4, और कम से कम 4 हो। तो कम से कम 4 ये है, फिर 5 है, ये 6 है। तो ये इन 3 चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये हमारा इवेंट ये हो जाएगा। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, 6 नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ है। तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 3 रकमें बनती हैं। NA = 3 हो गया। बस फार्मूला लगाएं NA/NS। तो 3/12 3 के टेबल में डिवाइड होता है, 1/4 बन जाएगा। सेकंड पार्ट में आए, हेड ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड आए। अब ये हेड वालों की बात कर रहा है। एंड नंबर 2 एंड 3 ऑन द डाइस, डाइस पे सिर्फ या 2 आए या 3 आए। तो हेड भी हो और 2, 3 भी हो। तो देखें ये वाले, ये 2 चीज़ें, तो उसको इवेंट बी कह लें कि उसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं। NB 2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/12, ओवर में 12 भी आना है, NS हमेशा वही है। तो 2/12 करेंगे, 2 के टेबल में कटेगा 1/6। और तीसरा कहता है हेड एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन डाइस पे सिर्फ 6 आए। तो सिर्फ 6 आए तो ज़ाहिर है 6 के साथ हेड, 6 के साथ टेल, तो ये 2 चीज़ें आनी है। ये दोनों लिख लेते हैं, फिर वही 2 आती हैं वैल्यूज़, फार्मूला लगा के 1/6। चीज़ें वही बार बार रिपीट हो रही हैं। और इसी तरह 4 वाला है, नॉट टेल ऑन द कॉइन, कॉइन में टेल ना आए। तो टेल नहीं आए तो क्या है, फिर हेड आएगा, हेड वालों की वो बात कर रहा है। एंड 5 ऑन द डाइस, डाइस पे सिर्फ 5, तो सिर्फ 5 के साथ हेड जो है वो एक ही चीज़ बननी है। तो 1 आ गया, नंबर ऑफ D 1 आ गया, तो 1/12। इसी तरह फिर कहता है नॉट हेड ऑन द कॉइन, कॉइन पे हेड नहीं आए तो फिर टेल होगा। एंड 5 एंड 2, तो टेल के साथ 5 और 2, ये 2 चीज़ें बनती हैं। तो 2 चीज़ें आई, 2/12 किया, तो देखें आपके सामने आंसर बन गया। बस ये स्टेप्स बनाने हैं और आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब ये वो आ गया ताश के पत्ते। अभी मे भी आगे और सवाल हों इसके, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सवाल है कि एक ताश के पत्ते के अंदर, सॉरी डिब्बी के अंदर कितने पत्ते हैं, 52। ठीक है, तो उनमें से एक पत्ता निकालना है। तो फिर हमारा यहाँ पे अब सैंपल स्पेस क्या होगा कि सारे ताश के पत्ते, तो उनमें टोटल 52 है, 52। तो नंबर ऑफ NS कितना होगा, 52। तो हम लिख लेंगे NS 52 है। अब उसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन। अब क्वीन जो है ना, अगर आप पत्ते देखे हो तो इसके अंदर ना 4 मुख्तलिफ रंग होते हैं।
ईंट होता है, डायमंड होता है, पता नहीं क्या वो इस तरह के नाम है, स्पेड है, नाम पढ़ याद करने पड़ेंगे फिर हमें। तो 13 जो है ना वो कार्ड्स होते हैं, और हर एक के अंदर ना एक एक क्वीन होती है, यानी मतलब ये है कि 4 क्वींस होती हैं, ये याद रख लें, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 4 क्वींस हैं, 4 उसके अंदर किंग भी हैं, और 4 जैक हैं, जोकर्स भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो क्वीन की बात कर रहा है तो क्वीन 4 है, एन ए इज इक्वल टू 4, तो ज़ाहिर वही फार्मूला 4/52 एन ए ओवर एन एस, ठीक है। तो 4/54 के टेबल में 52 आता है, 1/13 हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, क्वीन भी ना हो जैक भी ना हो, तो क्वीन कितनी है 4, जैक कितने हैं 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। इवेंट बी हमारा ये है कि क्वीन भी हो और जैक भी हो, उसके उल्ट लेने हैं ना, क्योंकि वो डैश वाला फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। तो वो 8 है, तो इनके होने के चांस, क्वीन के आने के और जैक के आने के चांसेस 8 हैं, तो 8/52 करके 2/12। लेकिन हमें इसका अपोजिट चाहिए कि ये ना आए, तो फिर ज़ाहिर है बी डैश हमें फाइंड करना है, 1 - PB, और 1 में से ये माइनस करा दे, 13 1s are 13, 13 में से 2 निकालें, 11/13। अच्छा जी, एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी वाला है। अ कार्ड इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यहाँ पे भी वही है कि 52 कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, ठीक है। वही बात कि एन एस तो हमें पता है 52 है, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, और उनमें से एक जैक निकालना है, तो जैक 4 ही हो सकते हैं, तो एन ए जो है वो 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया तो प्रॉबिलिटी बड़े आराम से 4/52 लिखें, 1/13, जैसे पिछले सवाल में किया। इसी तरह अब कह रहा है नो डायमंड। अब वो जो मैं कह रहा था ना 4 मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो उनमें से एक रंग डायमंड वाला है, तो वो 13 जो है वो पैकेट वो चीज़ें होती हैं, कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 कार्ड एक कलर के, 13 एक कलर के, तो 13 मिला के 52 बन जाते हैं। तो डायमंड वाले आपने याद रखना है कितने हैं, 13 कार्ड्स हैं। तो फिर बी इवेंट होगा डायमंड कार्ड, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन बी 13 हो जाएंगी, प्रॉबिलिटी निकालना है 13/52, ये 1/4 आता है। लेकिन हमें चाहिए नो डायमंड, कि डायमंड ना आए। अभी ये हमने जो आंसर निकाला है ये डायमंड के आने का निकाला है, तो फिर वही बात कि उसको 1 में से माइनस करेंगे, 4 1s are 4, 4 में से एक निकाला 3, 3/4। तो ऐसे ये देखें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।